नमस्कार साथियों, आज हम मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मौर्यकालीन कला के बारे में वर्णन करेंगे। मौर्यकाल की कालावधि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य थी और इस पर काल में प्रचलित कलाओं के संबंध में हमारी जानकारी अधिकांशतः प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही प्राप्त होती है या अशोक के समय जो अभिलेख मिले उन अभिलेखों के माध्यम से ही मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोटे तौर से मौर्यकालीन कलाओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम राजकीय कला और द्वितीय लोक कला अर्थात आम जन की कला। राजकीय कलाओं में मुख्यतः महल, फिर स्तूप, फिर स्तंभ व गुफाएं, ये मुख्यतः राजकीय कला थी जो सरकार के द्वारा पोषित या प्रचारित या निर्मित की जाती थी। महल या भवन। मौर्यकालीन महल या भवन के बारे में वर्णन विदेशी इतिहासकारों मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो ने भी की थी। मौर्यकालीन काल में बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिले हैं। बुलंदी बाग बिहार में स्थित है, वहाँ से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिले हैं। कुम्भहार से राजप्रासाद के साक्ष्य मिले हैं। मेगास्थनीज स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र के महलों व नगर नियोजन की प्रशंसा करते हुए उससे लकड़ी की बने हुए उसके प्राचीर के बारे में भी वर्णन किया है। एरियन ने पाटलिपुत्र के महलों को सुसा व एक्वातन के महलों से भी अधिक सुंदर बनाया था। एरियन एक यूनानी इतिहासकार था। उन्होंने सुसा व एक्वातना जो मेसोपोटामिया की संस्कृति के मेसोपोटामिया के इतिहास के स्थल है, वहाँ के महलों से भी अत्यधिक सुंदर महल बनाया था। चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता या दानव ही कर सकते थे, अर्थात इनकी इतनी भव्यता थी। इसकी भव्यता को देखकर, इनकी विशालता को देखकर खुद फाह्यान ने कहा था कि इस प्रकार के महलों का निर्माण मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाना बहुत मुश्किल है। और इनकी सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा था कि ऐसे महल तो देवता ही बना सकते हैं। इस प्रकार मौर्यकालीन महलों के बारे में विभिन्न विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने भारत में स्थित मौर्यकालीन महल और भवनों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ये महल मुख्यतः लकड़ी के बने हुए के भी प्रमाण दिए थे। जैसा कि हम सभी मानते हैं कि मौर्यकालीन साम्राज्य का मुख्य केंद्र लगभग वर्तमान का बिहार अर्थात गंगा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। वहाँ पर अत्यधिक नमी के कारण कच्ची ईंटों के बने हुए महल और भवन लंबे समय तक सुरक्षित रहना मुश्किल था और उस भूभाग में अत्यधिक वनों की आधिक्य और साल के वृक्षों के आधिक्य के कारण लकड़ी के बने हुए महल लंबे समय तक रह सकते थे, टिक सकते थे। इसी कारण मौर्यकालीन राजकीय भवन और बड़े बड़े भवन अपनी सुंदरता के लिए और स्थायित्व के लिए और लंबे समय तक टिको रखने के लिए लकड़ी के बनाए जाते थे। कुछ महल और भवन और मकान ईंटों के भी बने हुए थे। ईंटें भी मुख्यतः दो प्रकार की, कच्ची ईंटें भी थी और पक्की ईंटें भी थी। लेकिन जो सुंदरता और जो भव्यता लकड़ी के बने हुए महलों में थी वो अन्य महलों में नहीं थी। और लकड़ी के बने हुए महल आज भी प्राकृतिक स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं लंबे समय के बाद, जबकि ईंटों के बने हुए महल उनके साक्ष्य कम ही मिले। इस प्रकार
मौर्यकालीन राज के भवनों और महलों के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मौर्यकालीन कला के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक है। फिर है मौर्यकालीन स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, और स्तूप मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, और स्तूपों के अत्यधिक निर्माण के कारण ही अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म से संबंधित बताया गया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। ये कल्पना से परे प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में बौद्ध साहित्य में इस प्रकार का वर्णन मिलता है जिसे नकारना मुश्किल होता है। इन स्तूपों में पिपरवा का स्तूप, जो यूपी के अंदर स्थित है, मौर्य काल का प्राचीनतम स्तूप माना जाता है। और सारनाथ का स्तूप, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी के पास, यह सारनाथ का स्तूप विश्व प्रसिद्ध स्तूप। और फिर सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका तोरण द्वार अत्यधिक सुंदर है। इसका तोरण द्वार अत्यधिक सुंदर है। सांची के स्तूप का फिर कालांतर में विस्तार होता गया था। और इसके अलावा धर्मराजिका का स्तूप, जो तक्षशिला और सारनाथ में स्थित है, ये चारों स्तूप मौर्यकालीन स्तूप है। ये चारों स्तूप एक मौर्यकालीन स्तूप है। जैसा कि हमने बताया कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता ढेर, और स्तूप का सबसे पहले भारतीय इतिहास में उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, और स्तूप मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन स्तूपों को मोटे तौर से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। अर्थात स्तूपों को उनके उद्देश्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इसमें शारीरिक स्तूप में भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखा जाता है। भगवान बुद्ध के शरीर के कोई भी अवशेष, जैसे बाल, दांत, हड्डी आदि। और इस प्रकार के स्तूपों की संख्या 9 है। फिर पारभौगिक स्तूप। पारभौगिक स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के द्वारा भोग की हुई वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र, जूते, कपड़े आदि। जिस स्तूप के अंदर बुद्ध से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता है उसे पारभौगिक स्तूप कहते हैं, और उसके शरीर से संबंधित जो अवशेष अंग रखे जाते हैं उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। फिर है उद्देशिका स्तूप, जो भगवान से संबंधित स्थान व प्रतीक से संबंधित, जैसे भगवान के जन्म से संबंधित, भगवान के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने से संबंधित आदि, जो भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़े हुए स्तूप में उद्देशिक स्तूप कहते हैं। और चौथा स्तूप है वो है पूजार्थक स्तूप, अर्थात आस्था के केंद्र के रूप में भगवान को पूजते हैं, उसके आधार पर जिस स्तूप का निर्माण किया जाता है उसे पूजार्थक स्तूप कहा जाता है। वास्तव में स्तूप एक उल्टे बर्तन कटोरी नुमा संरचना होती है। उल्टे कटोरी नुमा संरचना होती है जो अर्धचंद्राकार होती है। अर्धचंद्राकार होती है। सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध स्तूप है। इस अर्धचंद्राकार स्तूप के सबसे ऊपर के भाग को अर्थात चोटी को हर्मिका कहते हैं। इसके सबसे ऊपर के भाग को चोटी को हर्मिका कहते हैं। इस हर्मिका में ही बुद्ध से संबंधित पारभौमिक या शारीरिक स्तूप से संबंधित अवशेष इसके अंदर रखे जाते हैं। इस हर्मिका के ऊपर के भाग में छत्र व यष्टि होती हैं। इस स्तूप के चारों ओर अलग अलग सोपान होते हैं, अर्थात इसके विस्तार के लिए अलग अलग सोपान होते हैं। यह स्तूप एक प्रकार का अंडाकार स्तूप होता है।
इस स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर बाड़ या वेदिका या दीवार का निर्माण किया जाता है। यही वेदिका कहलाती है। इस अंडाकार अर्धचंद्राकार स्तूप पर वेदिका के बीच के भाग को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसमें लोग प्रदक्षिणा देते हैं अथवा परिक्रमा करते हैं। इस स्तूप में प्रवेश करने के द्वार को तोरण द्वार कहते हैं और तोरण द्वार की भव्यता उस काल के लोक कला या राज्य कला का साक्ष्य उसको उजागर करते हैं। और तोरण जितना भव्य होता है उतना ही उस धर्म के प्रति, उस स्थान के प्रति आस्था को प्रकट करते हैं। इस प्रकार एक अंडाकार अर्धचंद्राकार उल्टे कठोरनुमा स्तूप में मुख्य भाग हर्मिका, सोपान, वेदिका और तोरण द्वार होता है। मौर्यकालीन प्रमुख स्तूप अमरावती के स्तूप। अमरावती जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ के स्तूप सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इन स्तूपों का निर्माण व्यापार संघ अर्थात श्रेणियों के प्रमुखों के द्वारा किया गया था या करवाया गया था। और ये स्तूप मुख्यतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, अर्थात मौर्यकालीन स्तूप है। अर्थात अमरावती स्तूप जो दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, श्रेणी के द्वारा निर्मित किया गया और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। उसके बाद में दूसरा मुख्य स्तूप है वो धमेक स्तूप। वास्तव में धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, परंतु इसकी कला मौर्य कला से प्रभावित है। यह सारनाथ में स्थित है और यह साधारण ईंटों से निर्मित है। फिर बरहुत का स्तूप यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्यकालीन राजकीय कलाओं में भवनों और स्तूप के बाद में तीसरा नंबर आता है स्तंभ का निर्माण। अर्थात अशोक ने अपने शासनकाल में राज्य के घोषणाओं, उनकी जन घोषणाओं आदि को स्तंभों के माध्यम से जनता को समझाया था। ये स्तंभ विभिन्न आकार के, विभिन्न ऊंचाइयों के, विभिन्न पत्थरों के बने हुए होते हैं और ये स्तंभ जन घोषणा के अलावा कला के भी द्योतक है, मौर्यकालीन स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सारनाथ का स्तंभ, इसके अलावा सांची का स्तंभ, एक वैशाली का स्तंभ भी है, एक संकिसा का भी स्तंभ है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने स्तंभों को डेलियस के स्तंभों की नकल की थी। कुछ इतिहासकार इस चीज़ को मानते हैं कि अशोक से पहले ईरान के अंदर एक शासक हुआ था डेरियस ने स्तंभों का विकास किया था, स्तंभों की कला को विकसित किया था। तो कहा जाता है कि अशोक ने इस डेरियस से ही स्तंभों की नकल करते हुए अपने शासनकाल में स्तंभों का प्रचार प्रसार और विकास किया था। परंतु वास्तव में अशोक के स्तंभ और डेरियस के स्तंभ में काफ़ी भिन्नता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल में। मुख्य विशेषता इन दोनों स्तंभों को अलग करते वो निम्न है। अशोक के स्तंभ एकाश में पत्थर के बने हुए होते थे, अर्थात केवल एक ही पत्थर से बने हुए थे और ये बलुआ पत्थर से बने हुए थे, भारी भरकम थे। जबकि डेरियस के स्तंभ अलग अलग पत्थरों को जोड़ कर बने जाते थे। इससे हम कह सकते हैं कि वास्तव में अशोक ने डेरियस के स्तंभों से नकल की थी, क्योंकि अगर डेरियस के स्तंभों की नकल अशोक करता तो अशोक के स्तंभ भी डेरियस के स्तंभों की भांति छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बने जाते थे।
दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्तंभ है। अशोक ने विभिन्न स्वतंत्र जगहों पर स्तंभ बनाए थे, जबकि डेलियस ने जो स्तंभ बनाए थे वो किसी भवन का हिस्सा, किसी महल का हिस्सा, किसी राजप्रासाद का हिस्सा, किसी राज के भवन का हिस्सा, अर्थात अशोक के स्तंभ स्वतंत्र है, जबकि डेलियस के स्तंभ किसी भवन से जुड़े हुए थे। इससे हम कह सकते हैं कि वास्तव में अशोक ने डेलियस के स्तंभों की नकल नहीं की थी। तीसरा अंतर, अशोक के स्तंभ पर मुख्यतः पशुओं के चित्र अंकित किए गए हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, हिरण, बैल आदि के चित्र अंकित किए, जबकि डेलियस के स्तंभ पर मानव की आकृतियों को उकेरा गया है। पांचवा अंतर, अशोक का स्तंभ सपाट था, जबकि डेलियस का स्तंभ नालीनुमा था, अर्थात नालीदार था। अशोक का चपटा और उनका नालीदार। इसे भी कह सकते कि अशोक ने डेलियस के स्तंभ की नकल नहीं की थी। और अन्य अंतर, अशोक के स्तंभों पर कुछ न कुछ लेख लिखे हुए हैं, अर्थात अशोक के स्तंभ लेख युक्त है, जबकि डेलियस के स्तंभ लेख विहीन है। और एक और अंतर है, वो है अशोक के स्तंभों पर उल्टा कमल अर्थात अवान्मुखी कमल को अंकित किया गया है, उकेरा गया है, जबकि डेलियस के स्तंभ पर सीधे कमल को उकेरा गया है। इससे हम कह सकते हैं कि अशोक के स्तंभ अपने आप में यूनिक थे। हाँ, हो सकता है अशोक ने डेलियस के स्तंभों से प्रेरणा लेकर के स्तंभ निर्माण करे, लेकिन अशोक के स्तंभ डेलियस के स्तंभ नकल नहीं थी, प्रेरणा स्वरूप अवश्य हो सकते नकल नहीं थी। अर्थात अशोक ने स्वतंत्र रूप से स्तंभ बने थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था वो था सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष भाग को आज भी भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। आज से लगभग 2300 साल पहले की आकृति को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाना, ये अपने आप में मौर्यकालीन कला की महत्ता को प्रतीत करता है या महत्ता को प्रकट करता है। इस सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सामने किए हुए हैं। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। इस फलक के अंदर हाथी, घोड़ा, सांड और शेर के चित्र उकेरे गए हैं। इस स्तंभ पर 32 तीलियों वाला एक अशोक चक्र मिलता है, जबकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियाँ मिलती हैं। अर्थात हमने अपनाया तो सारनाथ के स्तंभ के, लेकिन जो उसमें एक अशोक चक्र जो प्रगति का द्योतक है, उसमें सारनाथ के स्तूप वाले में सारनाथ के स्तंभ में तो 32 थी, लेकिन अपने राष्ट्रीय प्रतीक है इसके अंदर 24 तीलियाँ जो कि 24 घंटे को प्रतीत करती उसको रखा गया है। यह अशोक का स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इस सारनाथ के स्तंभ सबसे ऊपर 4 शेर है, उसके नीचे उल्टा कमल है और उल्टा कमल व पशु आकृति के बीच एक फलक है। इस फलक में हाथी, घोड़ा, शेर और सांड अर्थात बैल का अंकन किया गया है। इस कमल के नीचे के भाग को यष्टि कहा जाता है और ये कमल है जो अमान मुखी अर्थात उल्टा कमल है। अशोक के अन्य स्तंभ, सांची का स्तंभ, सांची में स्तूप भी है, सारनाथ में स्तूप भी है और सांची में भी स्तंभ है। इस सांची के स्तंभ पर 4 शेरों का अंकन किया गया है। इसके अलावा रुमिनदई जो कि हिमालय की तराई में स्थित है, इस रुमिनदई के स्तंभ पर घोड़े का अंकन किया गया है और घोड़ा मुख्यतः भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने
बिहार के रामपुरा में भी स्तंभ मिले हैं जिसमें बैल का अंकन मुख्यतः किया गया और इसके अलावा एक अन्य स्तंभ पर शेर का अंकन भी किया गया है। इसके अलावा शांकिसा में भी स्तंभ मिला जिस पर हाथी का अंकन किया गया और वैशाली के अंदर शेर का अंकन किया गया है। इस प्रकार मौर्य कला में भवनों, स्तूपों और स्तंभों का विकास हुआ। इसके अलावा मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय से ही उसके कालांतर के शासकों और सम्राट अशोक ने गुफाओं का विकास भी किया था। ये गुफाएं भी मौर्यकालीन कला के द्योतक है। इन गुफाओं में अशोक ने स्वयं कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी की गुफा का निर्माण करवाया था और इसके अलावा उसके पौत्र दशरथ ने गोपिका गुहा का निर्माण कराया था। अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण आजुक संप्रदाय के धर्म प्रचारकों को, उनके धर्म प्रमुखों को दान दी थी। इस प्रकार अशोक की गुफाएं भी उनकी राज की कला का एक द्योतक है। इस प्रकार अशोक के शासनकाल में, मौर्य के शासनकाल में राज की कलाओं का अत्यधिक विकास हुआ था। इसके अलावा आमजन की कला भी थी जिन्हें लोक कला भी कहते हैं। मौर्यकालीन समय में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का बनाना प्रारंभ हुआ था, अर्थात मूर्ति कला का विकास का प्रारंभ हो गया था। इन यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों से ही कालांतर में भगवान और मनुष्य की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसे मणिभद्र कहा जाता है। मथुरा उत्तर प्रदेश में, इसमें एक छोटा सा कस्बा है परखम, वहाँ से एक यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे मणिभद्र कहा जाता है। इसके अलावा पटना के पास दीदारगंज से भी एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है जिसे चामार ग्रहणी या चावर ग्रहणी कहा जाता है। इसके अलावा धौली से पत्थर को काट कर बनाए हुए हाथी में मिलता है और बुलंदी बाग में एक पहिया मिलता है। इस प्रकार मौर्य काल में राजकीय और आम लोगों के द्वारा कला का विकास किया गया था। मुख्यतः इसके बारे में बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है और अक्सर 2 अंक के प्रश्न मुख्यतः पूछा जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है, कैसे विकसित किया, क्या विशेषता है, सांची का स्तंभ क्या है, भरूच का स्तंभ कहाँ है, किसने विकसित किया, क्या मुख्य विशेषता है, किसका तोरण द्वार विशाल है, आदि 2 नंबर के क्वेश्चन और बहुत चयनात्मक प्रश्न इसमें मुख्यतः पूछा जाता है। नमस्कार साथियों, हम आगे की क्लास के अंदर मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करें। धन्यवाद।